सेठ बोला, सर जो आपने सिंह बिल्डर्स के बारे में पता करने को कहा था मैंने कर लिया है। यह रही फाइल, आप खुद चेक कर लीजिए। ऐसा लगता है किसी ने उसे जानबूझकर ड्रिंक कराकर कार में बिठा दिया। यह सीधे सीधे मर्डर है। हाँ, ऐसा करो, यह फाइल भी वरुण के पास भेज दो। वो देखेगा क्या करना है। तभी आदित्य का फोन बजता है। आदित्य फोन निकाल कर देखता है। आदित्य ने फोन उठाया। हेलो, हाँ दादी जी। आदि, इतने दिन हो गए, रीत के घर वालों से बात करनी थी। कब जाना है बात करने? बात आगे बढ़ेगी तभी तो शादी होगी। दादी जी ठीक है, मैं रीत से पूछ के आपको बताता हूँ। या ऐसा करते हैं, कल का दिन रख लेते हैं। पर क्या करना होता है? हाँ मतलब तू, मैं, तेरी माँ और अंजू, हम तीनों को शगुन का सामान रीत के घर ले जाकर रीत को दे देंगे। उसके घर वाले तुझे शगुन दे देंगे। बस रोका हो जाएगा। फिर रीत अपनी। उसके बाद जब मर्जी सगाई कर लेना और जब मर्जी शादी। ओके। ठीक है दादी जी, मैं रीत को बता देता हूँ। आदित्य इंटरकॉम पर कॉल करके रीत को अपने कमरे में बुलाता है। वो सुबह वाली बात से डरी हुई धीरे धीरे आती है। आदित्य उससे कहता है, यहाँ आओ, इतनी दूर क्यों खड़ी हो? मैं तुम्हें खा थोड़ी ही जाऊंगा, यहाँ बैठो। वो उठा और रीत को पकड़कर सीट पर बिठा दिया। क्या बात है? वो दादी का फोन आया था। वो तुम लोगों के घर हमारे रोके के लिए आना चाहती हैं। हम लोग मतलब दादी माँ, अंजू दी और मैं, हम शगुन लेकर तुम्हारे घर आएंगे। फिर तुम्हें शगुन डालेंगे। बदले में तुम्हारे घर वाले मुझे शगुन डाल देंगे। बस अपना रोका हो जाएगा। आप सब लोग हमारे घर आओगे? हाँ, लेकिन हमारा घर तो छोटा सा है। दादी माँ और अंजू दी क्या सोचेंगे? हमें भी शर्म महसूस होगी। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मेरे घर वाले ऐसे नहीं हैं। उन्हें तुम पसंद हो तो सब पसंद है। ठीक है, तो क्या मैं अब जल्दी घर चली जाऊं? जाकर कल की तैयारी भी करनी है। ओके, जाओ। चलो मैं छोड़ आता हूँ और माँ से भी बात कर लेते हैं। आदित्य रीत के साथ उसके घर गया। उसने उसकी माँ को सारी बात बताई। माँ को चिंता हो गई कि क्या करेंगे, कैसे करेंगे। आदित्य बोला, आंटी आप चिंता ना करें, मेरे घर वाले ऐसे नहीं हैं। आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। अगले दिन वो चारों रीत के घर आए। रोजी आंटी और रीत की मम्मी ने पहले चाय का फिर खाने का बंदोबस्त किया। दादी ने रीत को कपड़े गहने दिए। रीत की माँ ने भी आदित्य को सूट और सोने का कड़ा पहनाया। आदित्य ने मना किया पर रीत की माँ बोली, बेटे हम बस इतना ही कर सकते हैं। आप ऐसा क्यों कह रही हैं? बच्चों के लिए तो बड़ों का आशीर्वाद ही काफी है। आदित्य की माँ बोली। फिर सबने मिलकर खाना खाया। अंजू ने हंसते हुए कहा, आदित्य और रीत, अब तुम दोनों आधे हस्बैंड वाइफ हो गए हो। अब तुम बिना किसी के डर के इकट्ठे घूम फिर सकते हो। सब हंस पड़े। रीत शर्माकर मुंह नीचे करके बैठ गई। आदित्य को इसकी ये अदा बहुत पसंद थी। तब दादी ने सलाह दी, आदि तुम रीत को कभी घुमाने ले गए हो? मतलब वो क्या कहते हैं उसको, डेट पर? अरे कहाँ दादी जी, आपको लगता है आदि कभी रीत को ले गया होगा? इसको बिजनेस से फुर्सत मिले तब ना। तो ठीक है, अब इतना समय पड़ा है, तुम लोग जाओ घूमो फिरो, दादी ने उन्हें कहा। फिर रीत की माँ से बोली, हम इस रिश्ते से बहुत खुश हैं। जल्दी शादी की तारीख भी फिक्स कर लेंगे। अब हम चलते हैं। फिर दादी, माँ और अंजू चले गए थे। आदित्य रीत को लेकर डेट पर चला गया। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वो कहाँ जाए। उसने रीत से पूछा, तुम बताओ कहाँ चले? असल में मैं कभी डेट पर गया ही नहीं। रीत ने उसकी तरफ देखते हुए कहा, मुझसे तो ऐसे पूछ रहे हो जैसे मैं रोज डेट पर जाती हूँ। चलो फिर मूवी देखने चलें। चलो, आज फिर टॉम की मूवी देखोगी कि कोई भी चलेगी? जो तुम्हें पसंद है वो देख लेते हैं। ठीक है, फिर चलो। आदित्य टिकट ले आया। वो जैकी चैन की मूवी के टिकट ले आया। उसे जैकी पसंद था। वो पुलिस स्टोरी मूवी के टिकट लाया था। दोनों ने खूब मजे से मूवी देखी। वापसी में आदित्य ने पूछा, तुम बोर तो नहीं हुई? नहीं, मूवी अच्छी थी। जैकी की कॉमेडी भी अच्छी लगती है। वहां से आदित्य उसे शॉपिंग करने ले गया। पर रीत ने खुद के लिए कुछ नहीं लिया। उसने आदित्य के लिए शर्ट पसंद किए, फिर टाई ली।
आदित्य ने उसे कुछ लेने को कहा पर उसने मना कर दिया। कहने लगी कि उसके पास सब है। तब आदित्य ने उसे एक चैन लेकर दी जिसमें AR का लॉकेट डला था। आदित्य ने रीत के गले में वो चैन डाल दी। रीत ने वो देखा तो बोली, ये बहुत महंगी है, मैं ये नहीं ले सकती। तुम्हारी यही बात मुझे पसंद नहीं है। मेरा जो भी है सब तुम्हारा है। मेरा हक बनता है कि तुम्हें कुछ दूं और तुम वो हक से ले सकती हो। इस तरह करना छोड़ दो। अब हम एक हैं। तुम दी की बात भूल गई क्या? अच्छा सॉरी, अब नहीं कहूंगी। वो बातें कर रहे थे कि आदित्य का फोन बजने लगा। वरुण था। यार कहाँ है तू? मैं रीत के साथ डेट पर आया हुआ हूँ, आदित्य ने बड़ी सेखी मारते हुए कहा। हाँ हाँ, जला हम सिंगल लोगों को। पर मैंने तुझसे तेरी लव स्टोरी सुनने के लिए फोन नहीं किया। मैं तो तुमसे रीत के पापा के केस के बारे में बात करना चाहता हूँ। बहुत बड़ा सबूत लगा हाथ है। ओह, ऐसा करते हैं। मैं रीत को लेकर आता हूँ। कहाँ है तू? मेरे ऑफिस आ जा। ओके। रीत, मैं एक बात बताना चाहता हूँ तुम्हें। मैंने तुम्हारे पापा का केस दोबारा ओपन कराया है। वरुण ये केस लड़ रहा है। उसे कोई जानकारी मिली है। तुम चलोगी मेरे साथ या तुम्हें घर छोड़ दूँ? रीत ने उसकी तरफ बड़ी एहसान भरी नजरों से देखा और बोली, मैं भी चलूंगी। आदित्य, थैंक यू। इट्स ओके। चलो चलते हैं। वो वरुण के ऑफिस पहुंची। वरुण पहले ही वेट कर रहा था। उसने उनके बैठने का इंतजार किया, फिर बोला, रीत, ये गुप्ता तुम्हारे पापा का कब से पार्टनर था? कोई 4 साल से। बस इन्हीं 4 सालों में इसने सारे काम किए हैं। देखो, जो ये फोटोज तुम्हारे पापा की खींची गई हैं, उससे साफ पता चल रहा है कि तुम्हारे पापा को उस वक्त होश नहीं था। अगर वो ड्रिंक नहीं करते थे तो जाहिर सी बात है कि उन्हें पहले जबरदस्ती ड्रिंक कराई गई। ये देखो, इस क्लब में गुप्ता किसी से मिल रहा है। मुझे लगता है इसी बंदे के साथ मिलकर गुप्ता ने सब काम किए। रीत ने उसे ध्यान से देखा। ये तो मेरे पापा का सेक्रेटरी के हस्बैंड है। क्या? वो मेरे पापा के सेक्रेटरी का हस्बैंड है। पर ये गुप्ता अंकल को कैसे जानता है? अब हैरान होने की बारी रीत की थी। तो इसका मतलब है उस तक सारे रिकॉर्ड्स इसके थ्रू जाते होंगे। रीत, तुम्हारे पापा के सेक्रेटरी सब उन तक पहुंचाते रहे। अब क्लब में मिलने का तो कोई और मतलब नहीं हो सकता। वरुण बोला, यार इस फोटो वाले दिन का CCTV निकाल कर देखें, शायद कोई बात ही पता लग जाएगी। आदित्य ने सलाह दी। महेश को फोन करो, ये क्लब उसके कजिन का है। वरुण ने महेश को फोन किया। महेश यार, अपने स्टार क्लब वाले कजिन को फोन कर कि हम वहाँ अपने काम के लिए आ रहे हैं। ओके, महेश ने कहा। यह उनकी दोस्ती थी। वो कभी क्यों किस लिए नहीं पूछते थे। अगर फ्रेंड ने कोई काम कहा तो समझो हो गया। वो लोग उस क्लब में गए तो सब पहले ही तैयार थे। उन्होंने पूछा, साल पहले CCTV फुटेज मिल जाएगी? रिकॉर्ड रूम में चेक करना पड़ेगा। चलो मेरे साथ। महेश का कजिन उमंग बोला। आदित्य ने रीत की कमर में अपनी बाह डाल रखी थी कि क्लब में कोई उससे गलत हरकत न कर सके। क्लब में हर तरफ शराबी घूम रहे थे। वो लोग इनके बीच में से होकर नीचे रिकॉर्ड रूम में गए। वहाँ उन्होंने पिछली कैसेट पर डेट चेक की। फिर कैसेट मिलने पर उन्होंने लगाकर देखी। उसमें सब रिकॉर्ड था। गुप्ता उससे बात कर रहा था। तुम अपनी पत्नी को ये कागज दे देना, चालाकी से साइन करा ले, उसके बाद देखेंगे। पर वो ड्रिंक नहीं करते। तुम ये गोली उसे दे देना, सुबह की कॉफी में डाल दे, बाद में पानी में ड्रिंक मिला देंगे, काम खत्म। उसे महल होटल में ले जाकर वीडियो निकाल लेना, कुछ फोटोज भी। बाद में नेट पर डाल देंगे। फिर नशे की हालत में उसे कार में बिठाकर कार चला देंगे। फिर कह देंगे कि दिवालिया होने के कारण सुसाइड कर लिया, खेल खत्म। कहकर वो दोनों हंस पड़े। ये सब देखकर रीत रो पड़ी। आदित्य ने उसे गले लगाकर
चुप कराया। रीत, अब सब ठीक हो जाएगा, तुम्हारी कंपनी तुम्हें मिल जाएगी। मुझे कंपनी का कुछ नहीं है, बस मैं इस गुप्ता को उसकी सही जगह देखना चाहती हूँ। इसने पैसे के लिए मेरे पापा को इस तरह मारा। वरुण बोला, अब साले को मुझसे कोई बचा नहीं सकता। उसने बहुत तगड़ी स्कीम बनाई, लेकिन उसने सीसीटीवी फुटेज क्यों नहीं डिलीट की? उसे डर नहीं था क्या? असल में ये कैमरे 2 दिन पहले ही लगे थे। आपने कैसेट पर ध्यान नहीं दिया शायद। गुप्ता को पता ही नहीं होगा कि यहाँ सीसीटीवी है, उमंग ने बताया। ओह, तो ये बात है। कोई नहीं, कल अदालत में पेश करते हैं उसे। रीत, मुझे कुछ कागजों पर तुम्हारे साइन चाहिए, वरुण बोला। वो लोग वापस वरुण के ऑफिस आए। वहां वरुण ने असिस्टेंट को कागज तैयार करने को कहा। फिर उसने बताया, रीत, ये तुम्हारे पापा का केस रीओपन करने की परमिशन लेटर है। तुम लाइन के नीचे साइन कर दो। वरुण ने जहाँ कहा, रीत ने साइन कर दिए। आदित्य और रीत जाने लगे तो वरुण बोला, यार, कल की डेट में तुम लोग कोर्ट में आ जाना। उसने मजाक करते हुए कहा। वो दोनों भी हंस पड़े। आदित्य रीत को घर छोड़ने जा रहा था तो उसने रीत को समझाया, देखो, केस ज्यादा लंबा नहीं चलेगा, पर तुम्हें हिम्मत रखनी होगी। आंटी को तुम खुद समझा देना। शायद आंटी को भी पेश होना पड़े, पर मुझे वरुण पर पूरा भरोसा है, वो जरूर जीतेगा। रीत ने आदित्य का हाथ पकड़कर कहा, सर, मैंने आपको समझने में देर की। मुझे लगता था कि आप भी और लड़कों की तरह सिर्फ प्यार का नाटक कर रहे हैं, पर धीरे धीरे पता चला कि आप बहुत ही अलग हैं। अब मुझे खुद की सोच पर शर्म आती है। आदित्य ने रीत की बात सुनकर उसे गले लगा लिया। अभी तुमने मेरा प्यार देखा ही नहीं, तुम्हें धीरे धीरे मेरे बारे में पता चलेगा। बात बस इतनी है कि मुझे तुमसे प्यार हो गया है रीत। मैं तुम्हारी खुशी के लिए सब कुछ करना चाहता हूँ, कहकर उसने रीत का माथा चूम लिया। रीत अपने घर आई और माँ के गले मिलकर रोते हुए बोली, मम्मी, कल हम पापा का केस दोबारा ओपन कर रहे हैं। इस बार गुप्ता अंकल बच नहीं पाएंगे। सच कह रही है तू? पर देखना बेटा, वो गुप्ता बहुत ही कमीना बंदा है। आप चिंता न करें मम्मी, आदित्य मेरे साथ है, वो सब ठीक कर देंगे। अच्छा, आदित्य है तो मुझे डरने की कोई बात ही नहीं है। रब ने हमारी सुन ली जो आदित्य तुम्हारी जिंदगी में आया। हाँ मम्मी, आदित्य के आने से मेरी बिगड़ी किस्मत भी सुधर गई। मुझे लगता है अब सब अच्छा ही होगा। आंटी ने आकर बताया, बेटा चलो खाना खा लो। रीत बोली, आंटी, फिर से अपने अच्छे दिन आने वाले हैं। हम फिर से अपने घर में चलेंगे। तब आप बैठकर हुक्म चलाना, आपको काम नहीं करना पड़ेगा। तेरे मुंह में घी शक्कर, रब तेरी सुन ले, सब फिर से ठीक हो जाए। सब होगा आंटी जी, अब सब ठीक हो जाएगा। आप भी उल्टी गिनती शुरू कर दो। चलो ठीक है, अब खाना खा लो। आओ मैडम, आप भी चलिए। तीनों खाना खाकर अपने अपने रूम में चले जाते हैं। रीत अपने कमरे में बैठी आदित्य की बातें सोचती है कि कैसे उसने इसके लिए इतना कुछ किया। अब उसके पिता को भी इंसाफ दिला रहा है। माँ ठीक कहती हैं कि आदित्य जैसा जीवन साथी किस्मत से मिलता है। वो जिस किस्मत को अक्सर कोसती रहती थी, आज उसी किस्मत को वो सराह रही थी। दीपक कहीं से आ रहा था कि उसने देखा कि कुछ बाइकर एक लड़की को घेरे खड़े हैं। वो उनके पास पहुंचा। उसने ध्यान से लड़की की कार को देखा। ये तो अंजू की कार है। तो वो लड़की अंजू है? यह सोचते ही वो उनके पास पहुंचा और कार सीधे अंजू के पास जाकर रोक दी और बोला, क्या बात है डार्लिंग, तुम यहाँ क्या कर रही हो? कब से तुम्हारा फोन ट्राई कर रहा हूँ, उठा क्यों नहीं रही तुम? वो दीपक, ये लोग, अंजू से बोला ना गया। ये लुटेरे थे और सुनसान सड़क पर अकेली कार को देखकर घेर लिया। पर जब उन्होंने देखा कि ये कोई लड़की का जानकार है तो वे सभी बाइक्स स्टार्ट करके भाग खड़े हुए। तुम इतनी रात में यहाँ क्या कर रही हो? दीपक ने पूछा। मैं एक फंक्शन से आ रही थी, मुझे क्या पता था कि ऐसा होगा, कहकर वो रो पड़ी। दीपक उसके पास आया। उसने झिझकते हुए
अंजू के कंधे को थपथपाया और बोला, तुम तो इतनी स्ट्रांग हो, इस तरह कमजोर कब से हो गई? अंजू एकदम मुड़ी और दीपक के गले लग गई। दीपक ने धीरे से अपना बाँह उसके कंधे पर रखी, मानो वो उसे छूने से डरता हो। अंजू बोली, दीपक, मैं बहुत डर गई थी। मुझे पता नहीं कितने बुरे ख्याल आ रहे थे। मैं डर गई थी कि ये लोग मेरे साथ गलत करके मुझे मारकर फेंक देंगे। कुछ हुआ तो नहीं ना? तो अब क्यों रो रही हो? चुप हो जाओ, कहकर दीपक ने उसके आंसू पोंछ दिए। अंजू चुप हो गई। पर तुम यहाँ कैसे? मैं हॉस्पिटल से लौट रहा था तो तुम्हारी कार देखकर रुक गया। कार को यहीं छोड़ दो, ड्राइवर को फोन कर देता हूँ, वो आकर ले जाएगा। तुम मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ। दीपक, यह बात आदि को मत बताना, वो मेरा अकेले बाहर निकलना बंद कर देगा। ठीक ही तो है, कम से कम तुम सेफ तो रहोगी। वो फिर दीपक के साथ उसकी कार में बैठ गई। उसने दीपक से कहा, दीपक, कार रोककर थोड़ी देर यहाँ रुको, मुझे तुमसे कुछ बातें करनी है। दीपक ने कार रोक दी। अंजू ने उसे देखते हुए कहा, दीपक, तुम्हें याद है कि एक बार तुमने मुझे प्रपोज किया था, पर मैंने तुम्हें साफ मना कर दिया था। मैं वो दिन और वो बात कैसे भूल सकता हूँ? पर कसम से मैं इसलिए यहाँ नहीं आया हूँ। मैं तो रोज यहीं से गुजरता हूँ। अगर मैं कहूँ कि मुझे पता है कि तुम रोज यहाँ से गुजरते हो, और ये भी कहूँ कि आज मैं किसी फंक्शन पर नहीं गई थी और यहाँ तुम्हारा वेट कर रही थी, तो क्या तुम मानोगे? क्या कह रही हो तुम? तुम इतनी रात में यहाँ मेरा वेट कर रही हो, मगर क्यों? तुम हॉस्पिटल आ जाती या मुझे फोन कर देती। इस तरह खुद को खतरे में क्यों डाला? बात क्या है? सब ठीक तो है? कुछ बोलो अंजू, मेरा मन घबरा रहा है। तुम यहाँ मेरी वेट क्यों कर रही थी? दीपक, उस दिन जब मैंने तुम्हें ना कहा, तब मैं बच्ची थी, प्यार की समझ नहीं थी मुझे। पर तुम्हें तो मैंने आसानी से कह दिया कि मुझसे दूर रहना, वरना भाई से कह दूंगी। पर उसके बाद से जब तुम मुझे इग्नोर करने लग गए, तो धीरे धीरे मुझे तुम्हारी अहमियत समझ आने लगी। मुझे एहसास होने लगा कि मैं भी तुमसे प्यार करती हूँ, पर मेरी हिम्मत नहीं हुई तुम्हें कहने की। फिर उस दिन दादी जी के बर्थडे पर तुमने जिस तरह से मुझे इग्नोर किया, मुझसे सहा नहीं गया। मैं उस दिन से तुम्हें मिलने का सोच रही हूँ। मुझे तुमसे पूछना है कि क्या जो तुमने उस दिन प्रपोजल दी थी, वो अभी वैलिड है क्या? अंजू, तुम जो कह रही हो, क्या सच कह रही हो? कहीं पहले की तरह मजाक तो नहीं उड़ाओगी मेरा? नहीं दीपक, बहुत सह लिया तुमने। अब मैं तुम्हें तुम्हारे प्यार के बदले प्यार देना चाहती हूँ। क्या तुम्हें मंजूर है? अंजू की आंखों में आंसू थे। दीपक ने उसे झट से गले लगा लिया। अंजू, मैं ही जानता हूँ कि तुम्हें इग्नोर करना मेरे लिए कितना मुश्किल था। जब तुम मेरे सामने आ जाती थी, तो मुझे तुम्हारे वो गुस्से भरे बोल याद आ जाते थे। पर दिल फिर भी तुम्हें ही चाहता रहा। बहुत कोशिश की और जगह दिल लगाने की, पर तुम दिल में पूरी तरह से बस गई थी। तो कोई और कैसे वहां आती? कहकर उसने अंजू को और कस लिया। अंजू भी उसकी बाहों में रोए जा रही थी। आदित्य ने घर आकर रीत को फोन किया। मैं घर आ गया, वहाँ सब ठीक है? मम्मी से बात कर ली? हाँ, बता दिया उन्हें। पहले तो डर रही थी, पर जब आपका नाम लिया तो उन्हें कुछ तसल्ली हुई। आदित्य जी, मैं, रीत ये बोलकर चुप हो गई। आदित्य का नाम उसने पहली बार लिया था। आदित्य को अच्छा लगा। वो बोला, क्या बात है? कहते कहते रुक क्यों गई? कहो जो कहना है, मैं सुन रहा हूँ। आदित्य जी, आप बहुत अच्छे हैं। मुझे लगने लगा है कि मैं आपको पसंद करने लगी हूँ। मेरा मतलब है, आप मुझे अच्छे लगने लगे हैं। मुझे ठीक से सुनाई नहीं दिया, आवाज़ साफ नहीं आ रही है। क्या कह रही हो, दोबारा कहना। रीत ने अपनी बात दोहराई। मुझे लगता है कि आप मुझे अच्छे लगने लगे हैं। सच्ची? चलो, अच्छा लगने लगा हूँ, इसका क्या मतलब है? किस तरह से अच्छा लगने लगा हूँ? वो बात करते करते बाहर आ गया और कार स्टार्ट कर ली। मतलब आपके काम, आपकी बातें
सब अच्छी लगने लगी हैं। पहले मैं आपको उन अमीरजादों जैसा समझती थी जो लड़कियों को खिलौना समझते हैं। खेला और फेंक दिया। पर अब मुझे समझ आने लगा है कि आप बिना किसी स्वार्थ के मेरी मदद कर रहे हैं, इसलिए आप मुझे अच्छे लगने लगे हैं। आप कार में हैं क्या? बस, मैंने तो सोचा तुम सब समझती हो। यार, तुम्हें तो कुछ नहीं पता कि मैंने ये सब अपने मतलब के लिए ही किया है। बहुत पहले से, जब क्लब में तुमने मुझे अपने बारे में बताया, तब से मुझे तुम अच्छी लगने लगी थी। लेकिन आप तो दीपक जी से कह रहे थे कि आप ये सब हमदर्दी के कारण कर रहे हैं। इसी कारण से मुझे अब तक लग रहा था कि आप जो भी कर रहे हैं, मुझसे हमदर्दी के कारण कर रहे हैं। तुमने हमारी बातें सुन ली थी। असल में उस वक्त मुझे भी पता नहीं था कि मुझे क्या हो रहा है। वो बात करते करते वो रीत के घर के नीचे आ गया। वहां से वो रीत के कमरे की जली हुई लाइट देखने लगा। फिर बोला, अगर सोई नहीं हो तो नीचे आ जाओ। रीत जल्दी से खिड़की के पास आई और पर्दा उठाकर देखा। नीचे उसे आदित्य की कार खड़ी दिखी। वो बोली, आप इतनी रात को यहाँ? मैं आती हूँ, कहकर उसने फोन बंद किया और कमरे से बाहर आकर पहले माँ और फिर आंटी के कमरे की तरफ देखा कि वो बंद था। फिर वो धीरे से दरवाजा खोलकर बाहर आ गई। वो जल्दी जल्दी नीचे आई, फिर आकर कार में बैठ गई। वो बोली, इतनी रात को क्यों आए? अगर किसी ने हमें देख लिया तो? कमाल है यार, तुम्हें लोगों की चिंता है। जो इतनी दूर तुमसे फेस टू फेस बात करने आया है, उसकी फिक्र नहीं है। वैसे भी मैं अपनी पत्नी से मिलने आया हूँ। वो कौन होते हैं ऐतराज करने वाले? ठीक है, बताइए क्या बात करनी है। मैं कह रहा था कि तुम मुझे क्लब वाले दिन से ही अच्छी लगने लगी थी। ये जो तुम कह रही हो ना कि बिना स्वार्थ के मैं ये सब किया, तो ऐसा कुछ नहीं है। मैं भी स्वार्थी हूँ। मैं तुम्हें यही बताने आया हूँ कि मैंने ये सब तुम्हारे प्यार के लिए किया। सच कहूँ तो मैं तुमसे प्यार करता हूँ और बदले में तुम्हारा प्यार चाहता हूँ। रीत बुद्ध बनी उसकी ओर देखे जा रही थी। ये आदित्य इतना बड़ा बंदा मुझसे प्यार करने लगा। यार, ये क्या मतलब हुआ? मैं इतनी रात में इतनी दूर अपने प्यार का इजहार करने आया और तुम इस तरह रिएक्ट कर रही हो। थोड़ी सी तो खुशी दिखाओ चेहरे पर। रीत जैसे नींद से जागी हो, वो बोली, मैं बहुत खुश हूँ। मुझे अपनी किस्मत पर यकीन नहीं हो रहा कि मुझे आप प्यार करने लगे। मेरी किस्मत ने कई दिन दिखाए, कभी इतने अमीरी के, फिर एकदम गरीबी के, और आज ये दिन मेरी जिंदगी का सबसे हसीन दिन है। जब आप किसी को पसंद करते हो और बदले में वो भी आपको पसंद करे, तो इससे बड़ी खुशी और क्या हो सकती है? रीत की आंखें भर आईं। ये क्या है यार, तुम्हें खुश होने को कहा, तुम रोने लग गई। यह कहकर आदित्य ने उसे गले लगा लिया। रीत फिर बोली, आपको नहीं पता, पर मैं भी आपको काफी देर से पसंद करने लगी थी। पर आप मेरे लिए वो चांद थे जिसे मैं दूर से देख सकती थी, तारीफ कर सकती थी, पर पा नहीं सकती थी। पर मेरी किस्मत देखो, वो चांद आज खुद मेरे पास आ गया है, कहकर वो आदित्य से लिपट कर रोने लगी। आदित्य ने भी उसे कुछ देर चुप नहीं कराया, रोने दिया। फिर बोला, चलो अब चुप कर जाओ, वरना अगर किसी ने हमें इस तरह देख लिया तो समझेंगे कि शायद मैंने तुम्हारे साथ धोखा किया है। तुम इसलिए रो रही हो। यह सुनकर रीत चुप हो गई। वो दोनों ऐसे ही काफी देर एक दूसरे की बाहों में रहे। फिर आदित्य बोला, यार नींद आने लगी है, यूं ही सो जाऊं? नहीं, अब सब क्लियर हो गया है। अब घर जाओ, सुबह कोर्ट भी जाना है। फिर तो और भी अच्छा है, यहीं सो जाते हैं। सुबह यहीं से कोर्ट चले जाएंगे, इकट्ठे होने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अच्छा जी, ज्यादा बातें ना बनाओ। अब छोड़ो मुझे और घर जाकर आराम करो। ऐसा करते हैं, ऊपर चलते हैं, आराम से तेरे कमरे में सोते हैं। बिल्कुल नहीं, मम्मी और आंटी मेरी चटनी बना देंगी। मतलब, अगर मम्मी और आंटी का डर ना हो तो मैं रह सकता हूँ। आदित्य फुल शरारत के मूड में था। उसे रीत को छेड़ने में मजा आ रहा था। अरे नहीं, मेरा वो मतलब नहीं है। अब जाओ भी,
बहुत देर हो गई है। आदित्य ने गाल की तरफ इशारा करते हुए कहा। ठीक है, एक किस दे दो, तुम्हारी बात मानकर चला जाऊंगा। रीत ने जल्दी से उसके गाल को किस किया और कहा, बस अब तो जाओ। आदित्य ने उसे पकड़कर अपनी ओर खींच लिया और जोर से उसके होठों को किस कर दिया। फिर बोला, गुड नाइट, अब ठीक है। ओके, कल मिलते हैं कोर्ट में। अगले दिन रीत आदित्य के साथ कोर्ट में गई और केस रीओपन करने की अपील की। उनकी अपील मान ली गई और अगले हफ्ते की डेट दे दी गई। वो लोग वहां से वापस आ रहे थे तो वरुण बोला, यार बोल बोल कर गला सूख गया है, चलो कहीं चाय पी ली जाए। वरुण चाय का बहुत शौकीन था। वो ऑफिस में भी दिन में कई चाय पी लेता था। आदित्य ने टाइम देखा, 2 बज गए थे। वो बोला, चाय भी पी लेना। चल पहले खाना खा लेते हैं, 2 बज गए हैं। वो पास के एक रेस्टोरेंट में गए। वो लोग खाना आने का वेट कर रहे थे कि वरुण की नज़र एक कोने में बैठे जोड़े पर गई। वो बड़े प्यार से एक दूसरे के मुंह में खाना डाल रहे थे। वरुण बोला, यार सबके पास कोई ना कोई है, मैं ही तुम लोगों के साथ कबाब में हड्डी बना फिरता हूँ। हमने कब तुझे हड्डी कहा? और किसको देखकर तुझे खुद पर तरस आ गया? हमने तो कुछ भी नहीं किया। वो देखो, उस कॉर्नर में वो दोनों कैसे एक दूसरे को खिला रहे हैं। यार वो तो दीपक है, साला कह रहा था कि मैं किसी को डेट नहीं कर रहा, मेरे साथ सिंगल ग्रुप खोलने जा रहा था। वरुण बोला। आदित्य ने भी उसे और गौर से देखा तो वो भी हैरान होकर बोला, यार तू दीपक की बात कर रहा है? मुझे तो वो लड़की अंजू दी लग रही है। अरे हाँ यार, ये तो सच में अंजू दी है। ये कमीना दी को हमारे सामने बुलाता भी नहीं था और अब देखो कैसे प्यार से एग्जीबिशन लगा रखी है। आदित्य गुस्से में उठा और उनकी तरफ चल दिया। पीछे पीछे वरुण और रीत भी चल दिए। रीत उसे रोकती रह गई। आदित्य प्लीज रुक जाओ, बाद में बात कर लेना, ऐसे अच्छा नहीं लगता। पर आदित्य कहाँ सुनने वाला था। वो उनके सामने पहुंचा और उसने दीपक को कॉलर से पकड़कर ऊपर उठाया। रीत और वरुण ने उसे रोका। वरुण बोला, आदि रुक जाओ, ये पब्लिक प्लेस है, यार ड्रामा मत करो। ये सब क्या हो रहा है? तुम दोनों कब से साथ हो? तुम दोनों में से किसी ने भी मुझे बताना ठीक नहीं समझा। एक मेरा बचपन का दोस्त और एक मेरी बड़ी बहन। तुम दोनों ने मुझे समझ क्या रखा है? अंजू दी, क्या मैंने कभी आपको किसी से दोस्ती करने से मना किया, और वो भी दीपक से? आपको क्या लगा कि मैं मना कर दूंगा इस रिश्ते के लिए? आज तक आप दोनों को मुझसे सच बोला ना गया। आदित्य का गला भर आया, उससे और बोला ना गया। दीपक ने उठकर उसे पानी का गिलास दिया। आदित्य ने गिलास को हाथ मारकर दूर फेंक दिया। वहां बैठे लोग उनकी तरफ देखने लगे। वरुण ने आदित्य का हाथ पकड़ा और दीपक को इशारा किया। चलो मेरे ऑफिस चलकर बात करते हैं, यहाँ से नज़दीक है। फिर वेटर से कहा, जो हमने ऑर्डर कराया है वो खाना पैक कर दो। दीपक ने बिल पे किया। फिर वो वहां से निकलकर वरुण के ऑफिस में आ गए। आदित्य को बहुत ही गुस्सा आ रहा था। दीपक ने ही बोलने की शुरुआत की। देखो आदि, तुम गलत समझ रहे हो। असल में हमारी दोस्ती कल ही हुई है। मैंने इसे कहा था कि बता देना। हाँ आदि, जो ये कह रहा है वो सच है। कल रात को मैंने इसे प्रपोज किया और फिर मैं तुम्हें बताने तुम्हारे कमरे में आई थी, पर तुम वहां थे ही नहीं। देखो आदि, हमें तुमसे छुपाने की क्या जरूरत थी? एक तुम ही तो हो जो इस रिश्ते से खुश होता। नहीं, ऐसी बात नहीं है, मैं भी बहुत खुश होता। वरुण बोला। आदि, जो भी हमने बताया है सच है। अगर अब भी गुस्सा है तो ले, मार ले मुझे, तुमसे झूठ नहीं बोलूंगा। मैंने जब अंजू को पहली बार देखा था तब से मुझे अंजू बहुत पसंद थी। मैं तुम्हें बताना चाहता था, पर मैंने सोचा कि पहले अंजू से तो पूछ लूं। जब हम कॉलेज में थे तब मैंने एक बार अंजू से पूछा था तो इसने साफ जवाब दे दिया। तब से हम एक दूसरे को इग्नोर करने लगे। फिर पता नहीं कैसे अब यह भी मुझे पसंद करने लगी और रात इसने मुझे प्रपोज किया। मैं तो पहले ही तैयार था। आदित्य ने मुंह उठाकर अंजू दी की तरफ देखा।
अगर तुमने मुझे पहले बताया होता तो ये नौबत नहीं आती। दी, मैं आपको कब से कह रहा था कि मुझसे पहले शादी कर लो, पर आप तैयार ही नहीं थे। अगर मुझे पता होता कि आप इससे प्यार करती हैं तो मैंने आपकी शादी कब की करवा दी होती। अब तक तो एक आध भांजा या भांजी भी होती। चलो कोई नहीं, ऐसा करते हैं, तुम लोग पहले शादी करा लो, फिर हम साल 2 साल बाद करा लेंगे। तब मुझे भी अपने भतीजे या भतीजी को खिलाने का मौका मिल जाएगा। अब एक दूसरे को कहना छोड़ो, रीत को भूख लगी होगी, पहले खाना खा लो। और मेरी तरफ से आप दोनों को बधाई। वरुण अंजू और दीपक से बोला। दीपक सबसे पहले खाने पर टूट पड़ा। अच्छा भला खाना खा रहा था, साले ने खाने नहीं दिया। ये क्या कह रहे हो तुम? आदि को ऐसे गाली नहीं निकाल सकते। तुम्हारा दोस्त है तो होगा, पर मेरा भाई भी तो है। ये तुम्हारा भाई है, तभी तो साला कह रहा हूँ। अब साले को साला ना बोले तो क्या बोले? दीपक ने हंसते हुए कहा। सारे हंस दिए। खाना खाने के बाद आदित्य बोला, तुम सब बैठो, हम चलते हैं, दफ्तर में कई काम है। चलो रीत चलें। रीत, जो कब से अंजू दी से बातें करने में मस्त थी, एकदम उठी और बोली, अच्छा दीदी जी, अब हम चलते हैं। इतना कह के वो वहां से चल दिए। रीत कार में चुपचाप बैठी थी। आदित्य बोला, क्या हुआ? बहुत देर से देख रहा हूँ, तुम कुछ बोल नहीं रही। नहीं, बस वो आपका और दीदी का प्यार देखकर मेरा भी दिल किया कि काश मेरा भी एक भाई या बहन होती, जिससे मैं भी ऐसे ही झगड़ती और फिर खूब प्यार देती। जो मेरा है वो तेरा भी है, आगे से ये बात मत करना, ओके? कहकर उसने उसके सिर के बालों को हाथ से हिला दिया। रीत को अच्छा लगा। उसने मुस्कुराकर आदित्य की तरफ देखा। आदित्य दिल पर हाथ रखकर गाना गाने लगा। इस प्यार से मेरी तरफ ना देखो, प्यार हो जाएगा। फिर प्यार हो गया तो तीर दिल के पार हो जाएगा, प्यार हो जाएगा। कहकर उसने रीत को अपनी तरफ खींचकर अपनी बाहों में कस लिया और उसके कान में बोला, यार तुम बहुत ही क्यूट हो, देखकर खा जाने का मन करता है। कहकर उसने उसके होठों पर किस करने लगा। रीत ने उसे हटाया। हम पब्लिक प्लेस में हैं, चलो ऑफिस चलो। ऑफिस पहुंचकर करने दोगी क्या? नहीं, मेरा ये मतलब नहीं था, मैं तो आपको काम की याद दिला रही थी। हाँ भाई, अगर जाऊंगा तभी तुम्हारे लिए पैसे कमा पाऊंगा। कहकर उसने कार स्टार्ट कर दी। वो आधे घंटे में ऑफिस पहुंच गए। वरुण का ऑफिस। आदित्य और रीत के जाने के बाद दीपक भी खड़ा होकर बोला, अच्छा वरुण, हम भी चलते हैं, मैंने हॉस्पिटल वापस जाना है। हाँ, जाना ही होगा। वो नर्स जो तेरा इंतजार कर रही होगी वहां पर, वो क्या नाम था उसका? सपना। हाँ सपना, उसके साथ ब्रेकअप हो गया है तेरा? वरुण ने जानबूझकर अंजू को चिढ़ाने के लिए कहा। कौन सी नर्स? ये क्या कह रहा है वरुण? तुझे पता तो है यार, ये यूं ही बकवास करता है, जानबूझकर हमें लड़वा रहा है। तुम्हें मेरा क्या पता नहीं कि मैं ऐसा बिल्कुल नहीं हूँ। वरुण, तुम्हें तो मैं अभी बताती हूँ। बड़ी मुश्किल से बात बनी है और तू अभी तुड़वाने में लग गया। अरे दी, मैं तो इसे टेस्ट करके देखा था कि तुम्हारा प्यार कितना सच्चा है। तो क्या हम पास हो गए? हाँ पास हैं, 100% पास हैं। वरुण हंसता हुआ बोला। वो दोनों भी हंसने लगे। आदित्य की कंपनी। आदित्य ने जैसे ही कंपनी में एंटर किया तो वहां शोर मचा पड़ा था। वो आगे गया। सेठ ने उन लोगों को रोकने की कोशिश की, पर वो रुक नहीं रहे थे। सेठ बोला, सर इस वक्त वो यहाँ नहीं है, उसको अभी यहाँ बुलाओ। उसकी इतनी हिम्मत कि उसने हम पर, पीके गुप्ता पर केस किया। समझती क्या है खुद को? ये क्या शोर मचा रखा है? आदित्य ने गुस्से से कहा। सब उसकी तरफ देखने लगे। गुप्ता एकदम से रीत की तरफ आया और बोला, जब तुम्हें मैंने बताया था कि वो अपनी गलतियों की वजह से मरा, तो ये केस रीओपन करने की क्या मतलब? आदित्य रीत के आगे आ गया। आप इस तरह मेरी कंपनी में आकर मेरी सेक्रेटरी को धमका नहीं सकते। मैं पुलिस को बुलाकर आपको अरेस्ट करवा दूंगा। देखो आदित्य बेटा, मुझे तुमसे कोई शिकायत नहीं है, सॉरी अगर मेरी वजह से
तुम्हारे काम में दिक्कत आई हो तो। मुझे तुमसे कोई शिकायत नहीं है। मुझे रीत से बात करनी है। रीत से जो बात करनी है आप मुझसे कर सकते हैं मिस्टर गुप्ता, क्योंकि रीत मेरी मंगेतर है। रीत से शिकायत का मतलब है मुझसे शिकायत। क्या कह रहे हो तुम? ये कब हुआ? आदित्य बेटा, ये लड़की तुम्हारे लायक नहीं है। इसके पापा की करतूतें अगर तुम्हारी दादी को पता लग गईं तो वो कभी तुम्हारी शादी इससे नहीं करेंगे। इसने खुद भी अपनी फ्रेंड के बॉयफ्रेंड को पैसे के दम पर खरीद लिया था। फिर इसने किसी रेस्टोरेंट में काम किया और वहाँ के बॉस को फंसा लिया। अब यहाँ आई है तो आपको फंसा लिया। कमाल की चालबाज है ये लड़की। बिल्कुल अपने बाप पर गई है। यह सोचती है कि कोई इस घटिया फटाक जोरदार धमाके के साथ एक थप्पड़ आकर गुप्ता जी के पड़ा। आदित्य थप्पड़ मारने के बाद सिक्योरिटी गार्ड को बुलाकर बोला, इस घटिया इंसान को यहाँ से उठाकर बाहर निकालो। ये यहाँ कंपनी के आसपास भी दिखना नहीं चाहिए। आदित्य, तुमने ये ठीक नहीं किया। तुम बहुत पछताओगे। गुप्ता को सिक्योरिटी गार्ड पकड़ कर ले जा रहे थे और वो चिल्ला रहा था। रीत की आंखों में आंसू थे। वो आदित्य को छोड़कर पहले ही ऊपर भाग गई। आदित्य ने वहां खड़े लोगों से कहा, अगर किसी ने वीडियो बनाई है तो सबसे रिक्वेस्ट है कि डिलीट कर दीजिए। इस बंदे की सच्चाई कुछ दिनों में सबके सामने आ जाएगी। इतना कहकर वो रीत के पीछे चला गया, पर रीत ऑफिस में नहीं थी। आदित्य अपने कमरे में गया, वो वहां भी नहीं थी। आदित्य कॉरिडोर में उसका नाम पुकार रहा था, पर कहीं से रीत की आवाज नहीं आई। आदित्य लेडीज टॉयलेट के पास गया और बाहर खड़े होकर आवाजें लगाने लगा। फिर वहां शिखा आई। वो बोली, सर आप चिंता ना करो, मैं अंदर जाकर देखती हूँ। शिखा अंदर गई तो अंदर रीत गिरी पड़ी थी। उसने आवाज लगाई, सर रीत को कुछ हो गया है। आदित्य ने कुछ नहीं सोचा, वो अंदर चला गया। उसने रीत को गोद में उठा लिया और शिखा से कहा, मेरी कार मंगवाओ। शिखा ने सेठ को फोन करके कार लाने को कहा। आदित्य ने उसे कार में बिठा लिया और दीपक को फोन किया, तुम हॉस्पिटल पहुंचे कि नहीं? हाँ आ गया हूँ, क्या हुआ? रीत पहले की तरह ही बेहोश हो गई है। मैं उसे लेकर आ रहा हूँ। आदित्य रीत को गोद में लिए पिछली सीट पर बैठा था, जबकि कार सेठ चला रहा था। सर इन्हें पानी पिलाकर देखो। नहीं सेठ, दीपक ने कहा था कि इसे इसी तरह सोने देना। असल में इसका दिल वीक है, यह ज्यादा स्ट्रेस नहीं झेल सकती, इसलिए ऐसा बार बार होता है। वो लोग जल्दी ही हॉस्पिटल पहुंच गए। दीपक ने फटाफट उसे ड्रिप लगा दी और आदित्य से पूछा, अब क्या हुआ? तुमने कुछ कह दिया क्या? इतनी भोली सी है, क्यों तंग करते हो उसे? कभी ब्रेक भी लगा लिया करो। इसे मैंने कुछ नहीं कहा। वो तो आज कंपनी में गुप्ता आ गया था। उस साले ने इसके और इसके पापा के बारे में बहुत सी बातें कही, जिसे सुनकर इसका ये हाल है, आदित्य ने बताया। साले को घुसने क्यों दिया कंपनी में? रीत को पहले ही वहां से हटा देता। अब दिक्कत किसको है? ये बेचारी क्या क्या सहे। चल अब सो लेने दे इसे। होश आने पर इसे समझाते हैं। इस तरह नहीं चलेगा, इसे स्ट्रांग होना होगा। दीपक बोला, तू लास्ट टाइम कह रहा था कि कोई दवा देगा इसके लिए। आदित्य को याद आया तो उसने पूछा, यार वो बाहर से आनी थी, मैं भी भूल गया था, फिर कहूँगा किसी से, दीपक ने कहा और चला गया। दीपक के जाने के बाद आदित्य रीत के पास चेयर रखकर बैठ गया। वो सोच रहा था कि रीत के लिए कितना मुश्किल है अपने दुश्मन का सामना करना। अगर मुझे पहले पता होता तो कमीने को कुछ बोलने ही नहीं देता। गुप्ता बिल्डर्स। गुप्ता अपने रूम में बैठा अपनी सेक्रेटरी से बोला, तुम सोए पड़े थे क्या? पहले ही सब क्यों नहीं रोक दिया? अब तारीख पर जाना पड़ेगा, लोग हंसेंगे मुझ पर। रीत की सगाई का भी पता नहीं चला तुम्हें? उसने आदित्य बिंद्रा से सगाई कर ली है और मेरे सेक्रेटरी को भी खबर नहीं हुई। पैसे किस बात के देता हूँ तुम्हें? सर आप चिंता मत करो, उनके हाथ कुछ नहीं लगेगा। कितने भी केस करते रहें, कोई साबित करने वाला ही नहीं बचा, तो अब क्या ये उन्हें कब्रों से निकाल कर लाएंगे? बिना किसी सबूत के ये कुछ नहीं कर सकते। सेक्रेटरी विनोद बोला, फिर भी एक बार वकील से बात कर लेना। अगले हफ्ते तारीख है। मैंने सब तुम पर छोड़ दिया है।
आप चिंता ही ना करें। फोर्टिस हॉस्पिटल। रीत को होश आ गया। उसने आसपास देखा। आदित्य पास में खड़ा फोन कर रहा था। आदित्य की नज़र रीत पर पड़ी। उसने उसी वक्त फोन बंद किया और उसके पास आ गया। कैसी हो अब? यार, हर बात पर ऐसे रिएक्ट करोगी तो मुश्किल हो जाएगी। तुम्हें पता है, मैं पागलों की तरह तुम्हें ढूंढता फिर रहा था। तुम कहीं नहीं मिली। तुम इतनी कमजोर क्यों हो? तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं है क्या? जब मैं साथ हूं तो इतना डरना क्यों? सॉरी आदित्य, मैं नहीं जानती। उसकी बातें सुनकर गुस्सा आ गया था। मैं तो बाथरूम में मुंह धोने गई थी। पता नहीं क्या हुआ। तुम्हें किसी किस्म की स्ट्रेस नहीं लेनी है। अब कोर्ट में भी मत जाना, वरना गुप्ता फिर बकवास करेगा और तुम फिर सुन नहीं पाओगी। वो तो है ही कमीना। जाने क्या बकवास करे। नहीं, मुझे तो वहां जाना ही है। आदित्य, अब ऐसा नहीं होगा। मैं तुम्हें विश्वास दिलाती हूँ। आप मेरे साथ रहना बस। मैं तो हमेशा से तुम्हारे साथ हूँ, कहकर उसने रीत को गले लगा लिया। रीत ने भी उसे कसकर पकड़ लिया। उसे आदित्य के साथ सुरक्षा का आभास होता था। हम्म। दीपक ने खांसने का नाटक किया। अगर हो गया हो तो अंदर आऊं? आजा कमीने। मैं कुछ नहीं कर रहा, आदित्य बोला। वो मन में सोचने लगा, मेरे सारे दोस्त मेरे प्यार के दुश्मन हैं। उस दिन वरुण आ गया, अब ये कमीने एक से बढ़कर एक। दीपक ने रीत को चेक किया। देखो रीत, तुम बिल्कुल ठीक हो। जो तुम्हारी प्रॉब्लम है वो साइकोलॉजिकल है। तुम्हें अपने आप को कुछ स्ट्रांग बनाना पड़ेगा। बस यही एक इलाज है इसका। मैंने भी इसे यही समझाया है। किसी से डरना नहीं है। हर छोटी बात को दिल पर मत लगाओ। लोगों को बोलने दो। जब हम केस जीत जाएंगे तो सबके मुंह अपने आप बंद हो जाएंगे। आगे की कहानी नेक्स्ट पार्ट में।